अस्सलाम वालेकुम बेटा, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। और आप जो आज हमने डिस्कस करना है वो है बेटा स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। चैप्टर नंबर 12 जो था वो हमने बेसिकली पिछले वीडियो के अंदर जो था वो ब्रेन तक जो था उसको हमने डिस्कस किया था। और आज जब हमने उसे ब्रेन से ऑनवर्ड जो है स्पाइनल कॉर्ड वाला टॉपिक हमने एएलपी सिलेबस के मुताबिक जो है वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड इज इनफैक्ट अ ट्यूबुलर bundle of the nerve. It started from the brainstem and extended to the lower back. Like the brain, spinal cord is also covered by the meninges. The vertebral column surround and protect the spinal cord. ठीक है, तो अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ब्रेन स्टेम क्या होता है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला में मुश्तमिल होता है। और जो मेडुला की जो एक्सटेंशन होती है पीछे की तरफ, जो कि पूरे के पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो एक्सटेंशन फैली हुई होती है, इस एक्सटेंशन को बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और इसके गिर्द भी क्या होती है, मेनिंजेस होती हैं, जैसे कि ब्रेन की गिर्द होती हैं। और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको जो बेटा आप यहाँ पर हेडिंग दोगे वो है इंट्रोडक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। द आउटर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ द व्हाइट मैटर। ठीक है, जो कि मोस्टली क्या होता है, containing the myelinated axon. The central region is the butterfly shape that surround the central canal. It is made up of the gray matter containing the neuron cell bodies. ठीक है, अगर आप इसकी डायग्राम को देखें स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो बाहर वाला रीजन है ये आमतौर पर क्या होता है, व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है। और जो बटरफ्लाई शेप इंटीरियर रीजन होता है किससे मिलकर बना होता है, ग्रे मैटर से मिलकर बना होता है। व्हाइट मैटर में मोस्टली क्या होते हैं, माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं। और ग्रे मैटर के अंदर क्या होता है कि सेल बॉडी होती है। हमने एक्सोन, माइलिनेटेड एक्सोन और सेल बॉडी के बारे में भी हमने न्यूरॉन वाले टॉपिक में पिछले जो हमारा लेक्चर था इसी चैप्टर का पार्ट 1 उसके अंदर हमने इसको डिस्कस भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। 31 पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व अराइज अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर कॉल्ड मिक्स्ड नर्व बिकॉज ईच कंटेन एक्सोन ऑफ बोथ सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और आमतौर पर क्या करता है कि पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड से, यानी कि हमारे जो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इससे तकरीबन 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व्स के निकलते हैं, जो कि पूरी हमारी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। और इसके अंदर दोनों तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, दोनों तरह के नर्व सेल होते हैं, सेंसरी भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। अच्छा भाई, नेक्स्ट बेटा जो आपके पास है वो कहता है कि ये फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में है। ठीक है, या स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में है। कहता है कि हाँ, बल्कि ये आप इसको बेटा कंपोजिशन ही कहोगे स्पाइनल कॉर्ड की। कहते हैं कि एट द पॉइंट वेयर अ स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड देयर आर टू रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व, बोथ रूट यूनाइट टू फॉर्म अ वन मिक्स स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो आमतौर पर अगर आप देखिए नीचे वाली डायग्राम को गौर से अगर आप देखें तो कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की दोनों साइडों से, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल साइड से और स्पाइनल कॉर्ड की जो वेंट्रल साइड है, इन दोनों साइडों से क्या निकलती है, नर्व्स निकलती है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो डॉर्सल साइड से भी नर्व निकल रही है और वेंट्रल साइड से भी नर्व निकल रही है। और ये दोनों नर्व जो है वो एक जगह पे जाकर क्या हो रही है, फ्यूज कर रही है और मिलकर यहाँ पर क्या बना रही है, मिक्स्ड नर्व बना रही है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल वेंट्रल दोनों साइड से नर्व निकलती है। कहता है कि द डॉर्सल रूट कंटेन सेंसरी एक्सोन। डॉर्सल रूट में यानी कि ऊपर से रूट निकलती है उसमें सेंसरी एक्सोन होते हैं एंड अ गैंग्लियन वेयर द सेल बॉडीज आर लोकेटेड। ठीक है, तो जो डॉर्सल रूट अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो डॉर्सल रूट के अंदर यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं, ये गैंग्लियन, यानी कि जहां पर बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन के सेल बॉडी कंबाइन कर देते हैं वहां पर ये गैंग्लियन का बल्कि सा पोर्शन बन जाता है। लेकिन जो वेंट्रल रूट होती है इसमें कोई भी ऐसी चीज गैंग्लियन जैसी वो नहीं होती है। ठीक है, तो ये कहते हैं वेंट्रल रूट कंटेन द एक्सोन ऑफ द मोटर न्यूरॉन। और जो वेंट्रल रूट होती है यानी कि जो नीचे से रूट निकलती है इसके अंदर क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को उसने कैप्शन में बताया हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। पे पीछे पड़ा कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा का जो नीचे की तरफ बड़ा हुआ हिस्सा होता है उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट जो है वो आपके पास है फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहां पर आप हेडिंग दोगे फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को। कहते हैं कि द स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म टू मेन फंक्शन। नंबर 1, इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड द ब्रेन। एक ही बॉडी पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इंपल्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी पार्ट। ठीक है, तो ये नर्व इंपल्स यानी कि हमारी बॉडी से जो नर्व इंपल्स है ब्रेन तक भी जाती है और ब्रेन से नर्व इंपल्स बॉडी तक भी जाती है। स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट एज द कोऑर्डिनेटर रिस्पांसिबल फॉर द सम रिफ्लेक्सेस, और ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी एक्ट करता है। यहां पर तो बेटा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।
ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो बेटा वो आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये भी आपके एएलपी सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से मुराद क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितना भी नर्वस सिस्टम होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस कहते हैं। इसको थोड़ा सा इसकी कंपोजिशन बता रहा है, इसका इंट्रोडक्शन क्या आप इसको हेडिंग दोगे। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द नर्व्स एंड द गैंग्लिया। गैंग्लिया आर द क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडी आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होती हैं। नर्व्स अराइज और लीड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, नर्व्स जो है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ इमर्ज भी होती हैं और एक्सटर्नल साइड से हमारी बॉडी के हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच भी होती हैं। सो दे नेम्ड एज अ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ऐसी नर्व जो कि ब्रेन के साथ अटैच हो क्रेनियल होती हैं, और ऐसी नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हो कौन सी नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है कहता है कि द ह्यूमन हैव 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व्स की होती है, यानी कि हमारे जो डायरेक्ट ब्रेन से जो नर्व निकलती है वो 12 होती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती है वो 31 स्पाइनल नर्व्स होती है। सम क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, कुछ हमारी जो क्रेनियल ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स है वो सेंसरी होती हैं, सम मोटर होती हैं, एंड सम आर मिक्स। ऑन द अदर हैंड स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स। जो जितनी भी स्पाइनल नर्व्स है सारी सारी क्या होती हैं, मिक्स नर्व होती हैं। नेक्स्ट बेटा कहते हैं cranial and the spinal nerves make two pathways, sensory pathway, ठीक है, conducting impulse from the receptor to the central nervous system, and the motor pathway conducting impulse from the central nervous system to the effector। कहते हैं कि हमारी जो cranial और spinal nerve है इसके दो तरह से ये सिग्नल पहुंचाते हैं। अब वो दो तरीकेकार कौन से हैं? सेंसरी पाथवे में क्या होता है कि सिग्नल हमारी बॉडी से रिसेप्टर से मूव करता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। और मोटर पाथवे में क्या होता है कि उल्टा, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल मूव करके आता है किसके पास, हमारी बॉडी की तरफ, इनके इफेक्टर्स की तरफ। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कहते हैं कि मोटर पाथवे मेक टू सिस्टम। अब मोटर पाथवे के आगे फर्दर जो कितने सिस्टम होते हैं, दो सिस्टम होते हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहां पर तो आपके पास ब्रेन है, उससे स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व निकल रही है, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इनके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। उसके अलावा जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये हमारी क्या कहलाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं। और ये आगे से फर्दर इनके दो तरह के पाथवे हैं, एक तो सेंसरी पाथवे और एक है मोटर पाथवे है। और मोटर पाथवे के आगे फर्दर जो है वो दो पाथवे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर क्या है, दो पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ये सारे के सारे क्या है, पार्ट्स हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन का या मोटर पाथवे का, ये जो आपका मोटर पाथवे है, ये वाला जो मोटर पाथवे इसका सबसे पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि सोमैटिक पाथवे में सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है, उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब सोमैटिक में क्या कहता है, कहता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्शियसनेस एंड वॉलंटरी एक्शन। इट इंक्लूड ऑल ऑफ द मोटर न्यूरॉन दैट कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्केलेटन मसल। ठीक है, तो कहता है कि आमतौर पर जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये मोस्टली क्या करता है, ये हमारी बॉडी के जितने भी स्केलेटन सिस्टम्स होते हैं, इनके हमारी बॉडी के जो स्केलेटन के साथ जुड़े हुए जो पट्टे होते हैं, ये मसल्स होते हैं, ये उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कॉन्शियस मूवमेंट होती है जिसको हम अपनी विल पावर से अपने ब्रेन से कंट्रोल करते हैं, तो ऐसी तमाम की तमाम मूवमेंट जो है उनको कौन कंट्रोल करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हमारी बॉडी की वो मूवमेंट जो कि हमारी विल पावर में से कंट्रोल में नहीं होती है, यानी कि हमारे कॉन्शियस से कंट्रोल में नहीं होती, ऐसी तमाम की तमाम जो मूवमेंट्स होती है उनको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन जो है वो हम खुद नहीं करवाते बल्कि वो खुद ब खुद हो रही होती है हमारे स्टोमक में। इसी तरह हार्ट बीट, यानी कि दिल के धड़कना जो है बेसिकली, या दिल का खून को पंप करने का फिनोमेना को तो ब्रेन ही कंट्रोल करता है, लेकिन हम उसको अपनी मर्जी से रोक या चला नहीं सकते हैं हार्ट को। ठीक है, तो ऐसी तमाम की तमाम मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल है, इसको देखते हैं। कहता है कि सबसे पहले डेफिनेशन है इसको, कहता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो कि हमारी कॉन्शियस में या हमारी बस में नहीं होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स दैट सेंड इंपल्स टू द कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड। ठीक है, और आमतौर पर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं वो किसको नर्व इंपल्स के भेजते हैं, हमारे हार्ट के मसल्स को, हमारे स्मूथ मसल के स्टोमक के मसल्स को, और हमारे ग्लैंड्स को, जो कि आगे से हार्मोन पैदा करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक
नर्वस सिस्टम। अगर आप देखें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर दो टाइप्स, ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर दो टाइप्स है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सबसे पहले बेटा ये यहां से लेके यहां तक ये सारी की सारी जो है ये डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है। तो आप इसको हेडिंग दे रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर बॉडी टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमें इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार करता है। इट इज ऑफन कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट रिस्पांस भी इसको कहते हैं। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन दिस सिस्टम टेक नेसेसरी एक्शन, फॉर एग्जांपल इट डायलेट द पीपल, एक तो ये पुपोटियों का आंख की जो पुपोटी होती है उसको ये फैला देता है, एक्सेलरेट हार्ट बीट को बढ़ा देता है, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की रफ्तार को तेज कर देता है, इनहिबिट डाइजेशन को कर देता है, ये रोक देता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमें किसके लिए तैयार करता है, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए क्या करता है, तैयार करता है, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है पैरासिम्पैथेटिक। नेक्स्ट जितना भी आपके पास डेफिनेशन बनती है बकाया, ये सारी की सारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये आपको किसके लिए तैयार करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको इमरजेंसी के लिए तैयार करता है और पैरासिम्पैथेटिक इसका ऑपोजिट काम करता है, ये आपको रिलैक्स करता है। व्हेन द स्ट्रेस एंड, जैसे स्ट्रेस खत्म होता है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक एक्शन एंड नॉर्मलाइज ऑल द फंक्शन, ठीक है। तो ये तमाम बॉडी फंक्शन को नॉर्मल करता है, जैसे कि इट काज पीपल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ऊपर क्या हो रहा था, पीपल डायलेट हो रहा था, यहाँ पर पीपल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऊपर डायलेशन इनहिबिट हो गई थी, यहाँ पर डायलेशन प्रमोट हो जाती है, स्लो द रेट ऑफ द हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग। और ऊपर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या था कि हार्ट बीट की रेट भी तेज हो गई थी और ब्रीथिंग की रेट भी तेज हो गई थी, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, दोनों को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स आर्क है। ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है और ये भी आपके एएलपी सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। कहता है कि रिफ्लेक्स एक्शन, कहता है कि व्हेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड इंपल्स टू द मसल एंड द ग्लैंड, टू टाइप ऑफ एक्शन रिस्पॉन्सिव रिजल्ट। अब वो दो एक्शन कौन से हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 1, द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द कॉन्शियस एक्शन और द वॉलंटरी एक्शन, ठीक है। अब कहता है कि दो काम होते हैं जब भी हमारे यानी कि हमारी बॉडी से कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करती है, तो दो तरह के काम होते हैं। एक तो हमारी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उस फिनोमेना को, जो भी सिग्नल हमारे ब्रेन तक गया है, एक तो क्या करेगा हमारी बॉडी जो है वो उस पूरे के पूरे सिग्नल को पहले एनालाइज करे और एनालाइज करके फिर जो है वो रिस्पॉन्स शो करे। नंबर 1, एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है कि जो सिग्नल है वो डायरेक्ट ब्रेन तक ना जाए, कि हमारी बॉडी के जो कहते हैं रिसेप्टर्स हैं उनसे सिग्नल हमारे ब्रेन तक, इनके हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक तो आए सिग्नल, लेकिन वो आगे हायर ब्रेन सेंटर नहीं कि ब्रेन तक वो सिग्नल ना जाए, बल्कि फौरी तौर पर स्पाइनल कॉर्ड खुद ही रिस्पॉन्स शो कर दे। तो ऐसा जो बेसिकली जो फिनोमेना है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। कहते हैं कि व्हेन द इंपल्स आर नॉट पास टू द हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन, it result in the response which are not under the conscious control. Such responses are involuntary actions. की definition भी लिखी हुई है। Sometimes the involuntary responses produced by the spinal cord in the CNS is very quick, such as responsive is called reflex action. The pathway followed by the nerve impulse for producing a reflex action is called reflex arc, ठीक है। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए हम एक थोड़ी सी जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। कहते हैं कि लेट्स सपोज आपका किसी चीज जो आपका हाथ जो किसी बर्निंग ऑब्जेक्ट को लग जाता है, फौरी तौर पर ये सिग्नल जो है बेसिकली किसके पास जाता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। आमतौर पर नॉर्मल लाइफ के अंदर जो सिग्नल होता है बेसिकली पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है और फिर उसके बाद ब्रेन के पास जाता है, ठीक है। और ब्रेन जो है उस मैसेज को समझता है और फिर रिस्पॉन्स शो करवाता है। ये तो नॉर्मल हालात की बात है ना, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जो सिग्नल होता है वो हमारी बॉडी से हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि ब्रेन के पास जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है ये स्पाइनल कॉर्ड खुद ही रिस्पॉन्स शो करवा देता है, ठीक है। तो ऐसे फिनोमेना जो है वो क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। और ये जो फिनोमेना है यानी कि ये पाथवे जिसके जरिए से रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, इस पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये सारे का सारा इनवॉलंटरी एक्शन होता है, यानी कि हमारा ब्रेन का इसमें कोई भी अमल दखल जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो वो कहते हैं कि द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज द withdrawal of the hand after touching a hot object. In this reflex action, spinal cord act as a coordinator. Heat stimulates the temperature and pain receptor in the skin. A nerve impulse is generated which is carried by the sensory neuron to the interneuron of the
स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर जैसे कि डिस्कस भी किया कि आमतौर पर जब भी आपको किसी गर्म चीज को आपका हाथ जो है वो लगता है, तो क्या होता है कि पेन रिसेप्टर्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं सेंसरी न्यूरॉन के वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्या होता है, कहते हैं फ्रॉम द इंटरन्यूरॉन्स, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, द इंपल्स इज पास टू द मोटर न्यूरॉन, और उसके बाद ये जो सिग्नल कहां पर आता है, मोटर न्यूरॉन के पास आ जाता है, विच कैरी इट टू द मसल ऑफ द आर्म, जिसके बाद ये सिग्नल आर्म्स के मसल के पास आ जाता है। एज अ रिजल्ट द मसल कॉन्ट्रैक्ट टू विथड्रॉ द हैंड, और मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी वजह से हार्ट पीछे हो जाता है, विथड्रॉ होता है। ड्यूरिंग इट अदर इंटरन्यूरॉन ट्रांसमिट नाउ इंपल्स टू द ब्रेन सो दैट द पर्सन बिकम अवेयर ऑफ द पेन एंड व्हाट हैपेंड। ठीक है, और बाद में जब ये पूरा फिनोमेना हो जाता है तो उसके बाद कुछ इंटरन्यूरॉन जो है सिग्नल को ब्रेन तक भेज देते हैं, और ब्रेन जो है वो फिर क्या करता है, एनालाइज करता है और पेन की शिद्दत को परसीव करता है। ठीक है, तो ये वाला भी बेटा जो है वो हमारा जो टॉपिक है, ये भी एएलपी सिलेबस के अंदर जो था वो इंक्लूडेड था। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास रिफ्लेक्स सेक्शन के बाद ये जो आपके बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर की जो डिटेल है आई की और ईयर की, ये तो दी नहीं हुई है वैसे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एएलपी सिलेबस को फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस लेक्चर को जो है वो एएलपी सिलेबस के मुताबिक ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लेकिन आपने बेटा उसको फिर भी इन टॉपिक्स को देख लेना है, अक्सर उनमें से जो है वो कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई भी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट और एमसीक्यूज का जो है वो प्रॉब्लम होता है, वो हो सकता है कि इसमें से यानी कि अगर वो दे दें तो फिर मसला हो सकता है। तो इसलिए बेटा इसको एक मरतबा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो आपके पास है टॉपिक, वो चला जाता है, ये सारे टॉपिक्स चले जाएंगे ऊपर। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो आपके पास आ जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम के हवाले से। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा एंडोक्राइन सिस्टम की इंट्रोडक्शन को आप यहाँ पर हेडिंग दोगे, इंट्रोडक्शन कहता है कि द एक्टिविटी सच एज द ग्रोथ, reproduction, maintenance of the glucose concentration in the blood, absorption of the water in the kidneys needed to be regulated. Endocrine system perform this job. This system uses chemical to communicate with its effector. ठीक है, कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ ग्लूकोज है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनीज है, ये तमाम के तमाम फिनोमेना जो है इसको कौन रेगुलेट करता है? हमारा एंडोक्राइन सिस्टम ही इनको क्या करता है? रेगुलेट करता है और कम्युनिकेट करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा जो डेफिनेशन है वो हार्मोन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, यहां तक जो वो हार्मोन की डेफिनेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, हार्मोन क्या होते हैं? कहता है कि the chemicals are known as the hormone and hormone is specific messenger molecules synthesized and secreted by the endocrine gland। ठीक है, तो आमतौर पर क्या होता है कि हार्मोन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, कहता है कि नेक्स्ट लिखता है कि these gland are the ductless होते हैं and release their secretion hormone directly into the blood stream, खून में अपने हार्मोन को डाल देते हैं। ब्लड कैरी द हार्मोन टू द टारगेट ऑर्गन और द टिश्यू अपॉन विच दे एक्ट, जिसके ऊपर जाके क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा आगे डिटेल आ जाती है हमारे पास, लेकिन उसको देखने से पहले थोड़े से कैप्शन इसको देखेंगे। मैनी ग्लैंड इन आवर बॉडी आर एक्सोक्राइन, बहुत से ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर वो एक्सोक्राइन है, सच एज द डक्ट्स फॉर द रिलीजिंग द सेक्रीशन, डाइजेस्टिव ग्लैंड और स्किन ग्लैंड, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये डक्ट ग्लैंड है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? बेसिकली ये आमतौर पर अपने सेक्रीशन को डक्ट्स में, नालियों के जरिए में नालियों के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है क्या करते हैं? ये अपने सेक्रीशन को ब्लड में डाल देता है। ठीक है, तो बेटा यहां से लेके यहां तक ये एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन भी है ये वाली। ठीक है, और ये वाली जो डेफिनेशन है बेटा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अगर आपको डिफरेंस आ जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो फिर एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन में ये वाला पॉइंट और एक्सोक्राइन की डेफिनेशन में आप ये वाला पॉइंट जो है वो लिखोगे। ठीक है, अच्छा भी उसके बाद जो है वो है इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पर शामिल है। इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है बेटा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटा ये थोड़ा सा चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए ये वीडियो जो है ज्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ। तो वन बाय वन इंशाल्लाह इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर जो हम तमाम बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको भी जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।